साथियों नमस्कार, मैं कमलकांत हाज़िर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत ने एक बड़ा धमाका किया है। ये धमाका उन्होंने एक इंटरव्यू में किया और जिसमें उनका कहना है कि 2024 में अपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, वो एक साझा कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर का पेश करेगी। आप इस बात को एक बार फिर मैं बोलता हूँ क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि एक साझा कैंडिडेट घोषित करेगी पूरा विपक्ष। जनता चाहती है कि पूरा विपक्ष एक साझा कैंडिडेट घोषित करे। उन्होंने इस इंटरव्यू में एक बात और भी कही, वो यहाँ कह देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए से राहुल गांधी जी की इमेज को ख़राब किया गया है। यहीं कहीं ना कहीं ये भाव है उनमें कि राहुल गांधी जी की पूरी इमेज जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने ये जो बयान दिया कि साझा उम्मीदवार पेश करेगी विपक्षी पार्टियां प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये कांग्रेस की अब तक की राय से अलग है। अब तक कांग्रेस क्या कह रही थी कि कांग्रेस का ही राहुल गांधी ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। आप इस तरह के जयराम रमेश के जो मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बयान पिछले दिनों में कई बार देख सकते हैं। उन्होंने ये बार बार कहा कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है वो तो राहुल गांधी ही होंगे और लोग जानते हैं कि राहुल गांधी या गांधी परिवार के तहत ही कोई फाइट की जा सकती है। मतलब उनका सीधा सीधा कहना था कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट राहुल गांधी होंगे। इसलिए हम भी आपको बार बार ये बात कहते रहे थे कि कांग्रेस ने यह बात स्पष्ट कर दी है। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो सोच है उसमें बदलाव आया है। और इस बदलाव के क्या कारण हो सकते हैं? मेरी नज़र में 3 कारण हो सकते हैं। 3 कारण क्या क्या हैं? एक तो पिछले दिनों में असेंबलीज़ के कुछ चुनाव हुए, 7 असेंबली के। हालांकि बाई इलेक्शन का कोई इतना मीनिंग नहीं होता है और जनरली रूलिंग पार्टी ही जीतती हैं, लेकिन फिर भी एक इंडिकेटर तो होता है कि एंटी इनकम्बेंसी कितना है। अगर रूलिंग पार्टी जीत भी जाती है तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी जो है बहुत लो है। तो उन 7 में से 4 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीती थी। कांग्रेस के कैंडिडेट 2 सीट पर खड़े हुए थे, खड़े तो ज़्यादा हुए थे, लेकिन 2 सीटें उनके पास थी, एक तेलंगाना की सीट और एक हरियाणा की सीट। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस हार गई। हरियाणा की सीट की हार तो समझ में आती है कि वहाँ पर वो जो सीट है वो भजनलाल परिवार की अपनी एक निजी तरह की उस पर आधिपत्य था, निजी तरह की वो सीट थी, क्योंकि वहाँ बिश्नोई जो मतदाता हैं बड़ी संख्या में हैं और भजनलाल परिवार भी जो है वो बिश्नोई है। लेकिन जो तेलंगाना की सीट थी वो पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी और वो सीट इस बार वो तीसरे नंबर पर चली गई, दूसरे नंबर पर बीजेपी आ गई। और ये उस दौरान हुआ जब राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो तेलंगाना में उन 10 दिनों में थी जो प्रचार के दिन थे उस सीट के लिए। 24 अक्टूबर से लेके और 3 नवंबर के बीच में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। बावजूद इसके वो तीसरे नंबर पर खिस गई कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था। तीसरा जो मुझे कारण एक और समझ में आता है, दूसरा कारण, वो ये था कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर ऐसा दिख नहीं रहा है। आप अपने नेता की यात्रा को हमेशा सफल ही कहेंगे, लेकिन वो कोई पूरे देश में जोर मार रही हो और राहुल गांधी एक बड़े नेता बनकर उभर रहे हों, ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जा रहे हैं, नॉर्मल है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो हर जगह मौजूद है। लगभग 125-150 सालों से ये पार्टी है। स्वतंत्रता आंदोलन से ही शुरू कर लिया जाए तो भी 125 साल बनते हैं। तो कार्यकर्ता हर जगह है, तो वो कार्यकर्ता तो जब पार्टी का नेता आएगा बाहर निकलेगा ही। लेकिन कोई भूचाल ला रही हो, कोई सुनामी ला रही हो ये यात्रा, राहुल गांधी जी का कद कोई बहुत बड़ा कर रही हो, ऐसा नहीं लगता है। ये राहुल गांधी जी के लिए ज़रूर एक एजुकेशन ट्रिप है कि उनको भारतीय परिस्थितियों का, ज़मीनी परिस्थितियों
का कुछ अंदाज मिले। सारा तो नहीं मिल सकता है क्योंकि उनको भारतीय परिस्थितियों का अंदाज ही नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं, आलू से सोना पैदा कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो एक तो दूसरा कारण ये रहा। तीसरा कारण ये रहा कि कांग्रेस को ये आभास हो गया है कि गुजरात और हिमाचल में वो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी यानी दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट थी और बीजेपी की गवर्नमेंट के खिलाफ माहौल है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर जो इंडिकेशन है वो यही है कि बीजेपी ही जीत रही है। तो जब बीजेपी जीत रही है और एंटी इनकम्बेंसी का भी लाभ कांग्रेस नहीं उठा पा रही है और एक तरह से कहा जाए कि मोदी का जलवा अभी भी बना हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है पार्टी को कि हम इस माहौल में भी नहीं जीत पा रहे हैं, तो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़के जो है बात बनेगी नहीं, अपोजिशन को साथ लेना होगा। और राहुल गांधी कोई जलवा पैदा कर रहे हों, कोई छोटा मोटा भी स्पार्क पैदा कर रहे हों, ऐसा भी नहीं लगता है। इसलिए अपोजिशन को साथ लेना होगा और उसके साथ मिलकर ही जो है वो एक कैंडिडेट पेश करना होगा। और जो कैंडिडेट हो सकते हैं वो पैन इंडिया लेवल पर 2-3 कैंडिडेट तो हैं। इंडिविजुअल चाहे उनकी कोई उतनी ताकत ना हो, लेकिन इकट्ठे जब लड़ेंगे तो एक फेस तो हो ही सकते हैं। ममता बनर्जी एक फेस हो सकती हैं, तृणमूल कांग्रेस की नेता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जिनके पास 42 सीट हैं और 42 सीटों पर वो अच्छा परफॉर्म भी कर सकती हैं, वो एक नेता हो सकती हैं। नीतीश कुमार एक नेता हो सकते हैं जिनका ओवरऑल चेहरा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के साथ है ही, चाहे ज़बरदस्ती गढ़ा ही गया है लेकिन है। हालांकि अभी वो बड़ी मुश्किल में हैं क्योंकि उनके पास जिस स्टेट से वो आते हैं वहाँ उनके पास 10-12 सीटें ही रहने वाली हैं इस परिस्थिति में। इसलिए वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं जम के कि किसी तरह से पार्टी को आरजेडी में मर्ज कर दिया जाए या आरजेडी उनमें मर्ज हो जाए और एक कॉमन पार्टी के लोकसभा के नेता वो प्रदर्शित किए जाएं, तो वो 40 सीटों पर कम से कम 40 सीटों के नेता होंगे। इस पर मैं एक अलग वीडियो करूंगा नीतीश कुमार की आगे की स्ट्रेटजी के ऊपर। और तीसरे जो नेता हो सकते हैं वो केजरीवाल हो सकते हैं। केजरीवाल जो हैं वो किसी अपोजिशन ग्रुप में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक कि उनको उस अपोजिशन का लीडर नहीं बनाया जाएगा, और केजरीवाल को इतनी जल्दी कोई लीडर बनाने को मानेगा नहीं। तो मानकर चल सकते हैं कि केजरीवाल जो हैं वो एक अलग ग्रुप होंगे और बाकी अपोजिशन का एक अलग ग्रुप होगा। तो साथियों, ये भी एक कारण है जो कांग्रेस के दिमाग में आया होगा। केजरीवाल जो हैं वो गुजरात गए हैं और कुछ हो ना हो वो कांग्रेस के वोट ज़रूर काट रहे हैं, और अगर वो सब इस तरह से गुजरात में काटेंगे और सब हिंदी बेल्ट में खड़े होने लगे जिनके चुनाव, विधानसभा के चुनाव अगले साल हैं, तो वो तो कांग्रेस को वैसे ही हरा देंगे और अपोजिशन को भी हरा देंगे अगर वो अलग से लड़ने लगे। तो इसलिए अपोजिशन का सवाल एक बड़ा सवाल हो गया है। और अब जो कांग्रेस की नई स्ट्रेटजी नज़र आती है वो ये नज़र आती है, हालांकि इसे क्रॉस चेक करना होगा। गहलोत ने जो इशारा किया है वो पहली बार इशारा किया है और वो एक बड़ी चीज़ को मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक्सप्लेन करता है उस स्थिति को। तो ये कांग्रेस में हो सकता है एक नई थॉट प्रोसेस हो और इसको अभी फर्दर कंफर्म किए जाने की ज़रूरत है। हो सकता है आज ही इस पर कांग्रेस के स्पोक्समैन से सवाल पूछा जाए और उसके स्पोक्समैन के बयान से भी कुछ इस बारे में निकले बात। इस पर मैं नज़र रखूँगा और आपको बताऊँगा भी। तो साथियों, आज का विश्लेषण मेरा ये था। बहुत बड़ी बात कही है अशोक गहलोत ने, और ये बात वो बिना सोचे समझे कह रहे हो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, गांधी परिवार के अभी भी नज़दीक हैं। हालांकि पार्टी प्रेसिडेंट को लेकर उन्होंने जो रायता फैलाया वो खासा सारा उसने गड़बड़ झाला कर दिया पार्टी के अंदर, लेकिन फिर भी वो आज भी गांधी परिवार के करीब है। तो सोच समझ कर ही बोला होगा। ये साथियों आज का मेरा विश्लेषण था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपको
अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेंगी। आपको जैसे ही मेरा कोई एपिसोड आएगा आपके पास आएगा तो वो आपके पास सीधे पहुंच जाएगा। इस विश्लेषण को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। साथियों, नमस्कार।